लास्ट क्लास में बच्चे हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम क्या था, नया एक्ट था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, है ना। आज उसी चैप्टर को, उसके फर्स्ट चैप्टर को जिसमें बेसिक्स हैं, हम उसको खत्म करने वाले हैं। डन। तो हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी, आपको याद होगा, देखना। गुड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, मैंने बोला था टाइप ऑफ गुड हम बाद में पढ़ेंगे, तो आज स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ गुड से, और चैप्टर 1 को हम विराम देंगे, खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। चले आइए। गुड्स के बेटा 3 टाइप हैं। नंबर 1 देखना, एग्जिस्टिंग गुड्स। नंबर 2 फ्यूचर गुड्स। नंबर 3 कंटिंजेंट गुड्स। सही है। एग्जिस्टिंग में फिर 3 टाइप आ जाते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। डन। बात कर लेते हैं, एक एक करके खत्म हो जाएगा। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या है, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या है, ऐसा गुड्स जो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में है। जैसे मैंने बोला आप मेरी ये घड़ी खरीद लो, मैंने बोला मैं ये सेल करना चाहता हूं और आप इसको खरीद लो। उज्जवल ने बोला ठीक है सर, मैं इसको बाय करना चाहता हूं, आप मेरे को भेज दो। हमने एक प्राइस डिसाइड करा, तो ये कैसा गुड हो गया, एग्जिस्टिंग। क्यों, क्योंकि ये क्या कैसा है, अभी एग्जिस्टेंस में है जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं। समझ में आया, एग्जिस्टिंग गुड समझ में आया। दूसरा सुनिएगा, फ्यूचर गुड। फ्यूचर गुड कैसा होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे मेरे को परी दीदी ने बोला कि सर मेरे को ना आप 100 किलो टमाटर दे दो 3 महीने बाद। ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैडम मिल जाएंगे, महंगे हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे, उगाएंगे या खरीदेंगे, लाके देंगे। क्या अभी मेरे पास 100 किलो टमाटर है, क्या कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त मेरे पास 100 किलो टमाटर रखा हुआ है, नहीं, मेरे को उगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, इस गुड को हम बोलते हैं फ्यूचर गुड। फ्यूचर गुड ऐसा गुड होता है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन हम उसकी डिलीवरी बाद में देंगे, वो गुड अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ऐसा कब होगा सर, फ्यूचर गुड का कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा सर ये तो एटीएस में होगा। एटीएस क्या होता था, एग्रीमेंट टू सेल। सेल तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि गुड ही नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। तो अभी सेल हो ही नहीं पाएगी, तो ऐसा के ये जो फ्यूचर गुड है ये किस केस में आता है, एग्रीमेंट टू सेल में। समझ में आ रहा है, गुड हम फ्यूचर में उगाएंगे और आपको देंगे लेकिन उसका एग्रीमेंट हमने आज कर लिया। क्लियर है, पक्का, बताओ। अब लास्ट कैसा है, कंटिंजेंट गुड। कंटिंजेंट गुड का मतलब, कंटिंजेंट का मतलब क्या होता था बताना, जो डिपेंड करता था एक कोलेट्रल इवेंट पे, है ना, कोलेट्रल अनसर्टेन इवेंट पे, इवेंट के हैपनिंग पे या फिर नॉन हैपनिंग पे। ये पढ़ा था ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसे ही कंटिंजेंट गुड है, मैंने बोला वो जो दीदी ने शूज पहन रखे हैं मैं आपको बेच दूंगा। परी दीदी ने जो शूज पहन रखे हैं मैंने इशिका दीदी को बोला कि मैं ये आपको बेच दूंगा, लेकिन मैं तभी बेच पाऊंगा जब वो मेरे को वो वाले शूज देगी। आज मेरे पास है नहीं, लेकिन उस शूज का मेरे पास आना ना आना एक कंटीजेंसी है, हाँ जी, एक अनसर्टेन इवेंट है, हाँ जी, एक अनसर्टेन इवेंट है। तो अगर कोई भी गुड डिपेंड करता है किसी कंटीजेंसी पे तो उस गुड्स को क्या बोलेंगे, कंटीजेंट गुड। समझ में आया, बोलो। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको एक 1 कैरेट डायमंड दे दूंगा, क्या बोला, लेकिन वो जो डायमंड है ना वो अभी शिप में है, वो आ रहा है, जब वो आएगा मैं उसके बाद दे पाऊंगा। तो उसका आना ना आना कैसा है, एक कंटीजेंट इवेंट है। समझ में आया, कंटीजेंट इवेंट है। तो कंटीजेंसी पे जो गुड्स डिपेंड करता है किसी इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे, गुड्स का आना या ना आना जब डिपेंड करता है तो उस गुड्स को क्या बोलते हैं, कंटीजेंट गुड। समझ में आया, पक्का, आगे चले, इतना समझ में आया, आइए आगे। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक कैसा होता है, असर्टेन कैसा होता है और अनअसर्टेन कैसा होता है। सुनिएगा, अब हम कहां पे जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में, यानी गुड्स तो है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तब गुड रखा हुआ है, लेकिन अब बात कर रहे हैं उनके क्लासिफिकेशन की। तो रखे हुए गुड्स में भी बेटा हमने 3 भागों में उसको क्लासिफाई करा। पहला क्या है, स्पेसिफिक, समझ में आया,
दूसरा क्या है असर्टेन, और तीसरा क्या है अनअसर्टेन। स्पेसिफिक की बात कर लूं, सुनिएगा। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है आपने ना उसकी आइडेंटिफिकेशन बता दिया। सर मैं ना एक इम्पोर्टर हूं, मैं चाइना से या बाहर से बहुत सारे फोन मंगाता हूं और फोन मंगा के इंडिया में बेचता हूं। समझ में आई कहानी, समझ में आई यहां तक? तो मेरे को उज्जवल ने बोला कि सर मेरे लिए ना आईफोन 14 प्रो पर्पल कलर का मंगा दो। क्या बोला? 14 प्रो मंगा दो सर, पर्पल कलर का मंगाना। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाएगा। तो सुनिएगा, इसने मेरे को स्पेसिफिकेशन क्या बताई है, क्या इसको जो गुड्स चाहिए बिल्कुल मैंने व्हाइट मंगा दिया, व्हाइट ले लेगा ये? मैंने ब्लैक मंगा दिया, ब्लैक ले लेगा? 14 प्रो की जगह मैं 13 प्रो दे रहा हूं, ले लेगा? नहीं। तो इसने अपने गुड की क्या करी है, स्पेसिफिकेशन मेरे को बताई है। तो उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही मेरे को उसको गुड लाके देना पड़ेगा। तो ऐसा गुड जिसकी स्पेसिफिकेशन सामने वाला बता देता है और मैं समझ भी जाता हूं, हम दोनों की म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से हम समझ गए हैं कि इसको इस स्पेसिफिकेशन की चीज चाहिए। समझ में आया? तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक गुड। क्लियर है? क्लियर है? उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, स्पेसिफिक गुड। अगला क्या आ रहा है, असर्टेन और अनअसर्टेन। सुनिएगा आप ध्यान से, असर्टेन और अनअसर्टेन। मैंने बेटा बाहर से ना अपना कंसाइनमेंट मंगा लिया, कंसाइनमेंट तो समझते हो आप, मैंने बाहर से मंगा लिया अपना, मैंने अपना कंसाइनमेंट मैंने बहुत सारा ऑर्डर दिया हुआ था, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के फ़ोन थे, सैमसंग का फ़ोन था, ठीक है, आईफोन भी थे, और दूसरी कौन सी कंपनी है आपकी, वीवो का भी था, ओप्पो का भी था, बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे फ़ोन मंगा लिए मैंने। तो वो एक ही कार्टून में पैक होके आ रहे थे। कार्टून समझते हो, बॉक्स में बड़े बड़े बॉक्स आते हैं, कंटेनर में सामान आता है ना बाहर से, तो कंटेनर में कार्टून के अंदर, बॉक्स के अंदर वो पैक होके आ रहे थे, है ना? सुनिएगा, अभी सारा जो सामान है वो यहाँ बॉक्स में पड़ा हुआ है, वो यहाँ बॉक्स में पड़ा हुआ है। कुछ यहाँ पे आईफोन भी है, सही है, कुछ यहाँ पे सैमसंग के फोन भी है, कुछ यहाँ पे वीवो के फोन भी है, कुछ यहाँ पे ओप्पो के फोन भी है, और कुछ यहाँ पे अदर कंपनी के भी फोन है। सुनिएगा, तो अभी जो गुड, ये गुड तो है सर सारा, अगर हम इसको एक वर्ड में बोलना चाहें तो सर ये सारा गुड तो है, गुड तो है, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अभी क्या ये किसी भी तरह से हमने बायर के हिसाब से अलग अलग करा है? नहीं करा। तो इस गुड को बोलेंगे अनअसर्टेन गुड। इस गुड को क्या बोलेंगे, अनअसर्टेन गुड। अभी जो गुड्स है हमारा वो कैसा रखा हुआ है, बल्क में रखा हुआ है, एक साथ रखा हुआ है, कोई भी हमने उसका क्लासिफिकेशन अपने बायर के हिसाब से अलग अलग नहीं करा है, तो उस गुड को क्या बोलेंगे, अनअसर्टेन गुड। क्लियर है यहां तक? अब सुनिएगा, अब दीदी आती है, रूपा दीदी आती है, बोलती है सर 5 आईफोन अलग कर दो, 2 सैमसंग के अलग कर दो, एक वीवो का दे दो, और 2 ओप्पो के दे दो। दीदी आई मेरे पास, कह रही है सर मैं ये खरीदूंगी। दीदी ने 10 फोन मुझसे अलग करा लिए और मैंने एक छोटा डब्बा दीदी के लिए बना दिया, एक छोटा डब्बा दीदी के लिए बना दिया, यहाँ पे 5 आईफोन, 2 वो, एक वो और 2 वो, जैसे जैसे दीदी ने मांगे उतने उतने फोन मैंने इस बॉक्स में रख दिए। अब सुनिएगा, ये वाला जो मैंने बॉक्स, छोटा वाला बॉक्स बनाया, ये बॉक्स किसके हिसाब से बनाया, बायर के हिसाब से मैंने अलग रख दिया। इसी बॉक्स में से निकाल के मैंने अलग रखा है, हाँ जी इसी बॉक्स में से निकाल के रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असर्टेन गुड। समझ में आया? क्लियर है? पांचों तरह के, तीनों तरह के एग्जिस्टिंग गुड क्लियर है, एग्जिस्टिंग गुड का मतलब क्लियर है, फ्यूचर गुड का मतलब क्लियर है, और कंटिजेंट गुड का मतलब अलग है। समझ में आ रहा है? फ्यूचर और कंटिजेंट थोड़ा थोड़ा आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन वहां पे एक छोटा सा एलिमेंट और आ जाता है, अनसर्टेनिटी, है ना? यानी जो कंटिजेंट है वो किसी चीज के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा। क्लियर है यहां तक? चलें आगे, आइए। इसके आगे का हमने पढ़ लिया था, गुड्स के आपने टाइप भी पढ़ लिया अभी मेरे साथ, प्राइस हमने पढ़ लिया था। आगे आ जाए अब हमें स्टार्ट करनी है क्या, डिलीवरी। पढ़ लें, बहुत इजी है। डिलीवरी का मतलब बताइए, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? सर मेरे घर पे पिज्जा बॉय आता है, वो पिज्जा देके चला जाता है, हम उसको डिलीवरी बोलते हैं। बोलो डिलीवरी का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वन टू अनदर, है ना? सही बोला दीदी ने, लेकिन आपको कैसे बोलना है, आपको बोलना है वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड।
सर सुनिएगा, मैंने दीदी से स्कूटी खरीद ली और दीदी ने आरसी, आरसी समझते हो, स्कूटी की आरसी मेरे नाम करा दी, डन। अभी स्कूटी उन्हीं के पास है, क्या डिलीवरी हो गई? नहीं। लेकिन ओनरशिप तो चेंज हो गई, क्या डिलीवरी हो गई? नहीं। तो डिलीवरी कब होगी? जब दीदी पोजीशन ट्रांसफर करेगी। समझ में आ रहा है? तो डिलीवरी में क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये बात आपको क्लियर हो रही है? ओनरशिप या पोजीशन? पोजीशन। आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो डिलीवरी का मतलब क्या है? वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट्स फॉर्म एंड डेरिवेटिव्स। कह रहा है या तो उस गुड के फॉर्म्स या उसके डेरिवेटिव्स। सही है, पढ़ लेंगे। समझ में आया डिलीवरी का मतलब? डिलीवरी का मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है या ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स, वो भी वॉलंटरली, यानी अपने आप, है ना? ऐसा नहीं है आप छीन के ले आए, आप गए आपने स्कूटी उठा ली, भाई मैंने उठा ली, तो क्या उसको डिलीवरी माना जाएगा? बोलो। नहीं सर, उसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा। तो वॉलंटरली वर्ड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? आप आए यहाँ से मेरे से फोन छीन के ले गए, बोल रहे सर फोन की डिलीवरी हो गई, बोल दे फोन की डिलीवरी हो गई। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? चलें आगे। डिलीवरी समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे अगर आज से कोई पूछेगा डिलीवरी का मतलब? मम्मी से पूछना, जब घर पे कोई सामान आएगा ब्लिंकिट से, तो मम्मी से पूछना मम्मी डिलीवरी का मतलब। मम्मी कंफ्यूज हो जाएंगी, तो आप उनको डेफिनेशन बता दीजिएगा। वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन टू। आ रहा है? क्लियर है? पक्का? आइए आगे। अब बेटा डिलीवरी के भी टाइप है, हल्के में मत लेना डिलीवरी को। सही है? पहला क्या है बेटा, इधर आ। पहला क्या है? पढ़ा रहा हूं पढ़ा रहा हूं, मजाक मत समझना इस बात को। बेटा इधर आ, फ्रेम में आ, फ्रेम में। ये देखो बेटा, फोन खरीदना चाहता है? कितने में लेगा? कितने में दे रहे हो? मैंने तो 1 लाख का लिया था, तो कितने में लेगा? 20। चलो भाई, प्राइस तय तय हो गया हमारा प्राइस। ये ले बेटा, ले जा। ये क्या थी बेटा? एक्चुअल डिलीवरी। अभी आया बेटा। वॉलपेपर नहीं देखना, बंद कर, दीदी देख रही है वॉलपेपर। बंद कर, बंद, लाइट बुझा उसकी। ये क्या था? अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट करा फोन बेचने का, भाई ने प्राइस तय करा और मैंने तुरंत के तुरंत फोन बेच दिया। ये आया और सामान उठा के ले गया, इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल डिलीवरी। समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ, अपने पास रख लो। बात समझ में आई? पढ़ के देखते हैं। आइए, कह रहा है व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू दी बायर। क्लियर है? पक्का? आ जाओ। अगला क्या है बेटा? सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या है अगला? सिंबॉलिक डिलीवरी। बेटा मेरी एक गाड़ी है नीचे खड़ी हुई है, ठीक है? मेरी एक गाड़ी है नीचे खड़ी हुई है, मैं उस गाड़ी को अपने दोस्त कृष्णा को बेचना चाहता हूं। अपने दोस्त कृष्णा को बेचना चाहता हूं। मैंने आरसी वगैरह ट्रांसफर करा दिया, और नहीं भी कराई है तो बाद में हो जाएगी, है ना? तो मैंने बोला ये ले चाबी, और आज से गाड़ी तेरी। भाई ले, जल्दी ले भाई चाबी, आ जा ले, कैच कर ले। लो बेटा, ये देखो गाड़ी इसकी हो रही है, ये लो। बेटा गाड़ी तो वहीं खड़ी है, लेकिन गाड़ी तो वहीं खड़ी है, लेकिन इसके पास क्या आ गई? कीज। तो इस डिलीवरी को क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक डिलीवरी। समझ में आया? डिलीवरी हो गई है, पोजीशन अब इसके हाथ में है। मैं जाऊंगा गेट खोलूंगा, खुलेगा नहीं। समझ में आ रहा है आपको? मैं गाड़ी का गेट खोलूंगा, खुलेगा नहीं, तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर दिया? पोजीशन वॉलंटरली ट्रांसफर कर दिया। पढ़ के देखें, समझ में आया? देखिए, कह रहा है डिलीवरी ऑफ ए थिंग। थिंग है भाई, ये थिंग है। डिलीवरी ऑफ ए थिंग इज टेकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एज। कह रहा है सुनना, डिलीवरी टेक प्लेस हो रही है, गुड्स को नहीं दिया लेकिन कुछ और दे दिया। कुछ और बोले तो? कोई टोकन, कोई चाबी। आप जाते हैं कहीं कहीं किसी किसी दुकान पे, बॉबी टिक्की वाले पे गए हो कभी? नहीं गए? अरे किसी फेमस दुकान पे जाते हो तो आप, वो कहता है टोकन लेना पड़ेगा, तो आप जाते हो, बोलते हो भैया 5 समोसे दे दो, वो पैसे ले लेता है, आपको प्लास्टिक का कुछ पकड़ा देता है। क्या समोसे होते हैं वो? नहीं, लेकिन डिलीवरी हो जाती है उस वक्त। समझ में आया? वो सिंबॉलिक डिलीवरी कर देता है, और उस टोकन को दिखा के आप समोसा ले सकते हो। अगर आप
वो वाला टोकन किसी को भी पकड़ा दोगे तो वो समोसा ले लेगा उससे। समझ में आ रहा है आपको? तो उस डिलीवरी को क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक डिलीवरी। आइए, कह रहा डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट बाय हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स और बिल ऑफ लैंडिंग और दी रेलवे रिसीट। ये सब क्या है? एक तरह के टोकन है, मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या क्या होते हैं ये। समझ में आया आपको? अभी जो की भी थी, की भी एक तरह का टोकन ही हो गया। नहीं नहीं सर, टोकन नहीं हुआ। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए अब सुनना, दो तो समझ में आ गए सर, एक्चुअल और सिंबॉलिक तो समझ में आ गया। कंस्ट्रक्टिव सुनिएगा। कौन सी पढ़ा रहा हूं अब? कंस्ट्रक्टिव। इसको ऐसे पढ़ा देते हैं। यहां पे बेटा एक मेरा वेयर हाउस है। क्या है? वेयर हाउस है मेरा। ये भी बोल सकते हो किराए का। बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, वहां पे हर कंपनी का सामान रखा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे बहुत बड़ा किसी ने वेयर हाउस ले रखा है, वो सबको रेंट पे देता है सामान, वो रेंट पे जगह दे देता है, उस जगह पे आप अपना सामान रख सकते हो। समझ में आ रहा है? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, तो जहाँ पे भी सामान आता है, जैसे पोर्ट होते हैं जो बड़े बड़े, जहाँ पे शिप उतरती हैं, वहां पे बड़े बड़े वेयर हाउस भी होते हैं। कहाँ रखा जाएगा सामान? आप बताओ ना। शिप से उतार के कहीं तो रखना पड़ेगा। तो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, वहां पे सामान रखा जाता है। तो ये वैसा ही एक क्या है? बोलो। वेयर हाउस है जहां पे सामान रखा जाता है। तो यहाँ पे गार्ड भी बैठा होता है, और एक बंदा जो सामान की रखवाली करता है, उसे क्या बोलते हैं? वेयर हाउस कीपर। क्या बोलते हैं? वेयर हाउस कीपर। वो सामान की क्या करता है? रखवाली करता है। समझ में आया इतना? तो मैंने ना यहाँ पे अपना वही वाला बैग रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे फोन है, जिसमें बहुत सारे फोन है। समझ में आ रहा है? अनअसर्टेन वाला बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, मैंने वेयर हाउस में रख दिया, और वेयर हाउस कीपर को बता दिया। वो एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा। बताओ, डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा ना, वो पर्ची एक लिखेगा, अपने पास रिकॉर्ड रखेगा, इसका ओनर कौन है, उसका फोन नंबर क्या है, कल को बारिश आएगी, कोई दिक्कत होगी, माल सड़ेगा, दिक्कत होगी कुछ, तो वो फोन करेगा। तो इसलिए वो एक पेपर पे मेरा नाम लिख देता है और बोल देता है मिस्टर ए इसके ओनर है। क्या बोल दिया उसने? मिस्टर ए इसके ओनर है। समझ में आया? अब मैंने क्या करा, वही वाला माल मैं इशिका दीदी को बेचना चाहता हूँ, पूरा का पूरा। दीदी बोल रही है सर सब कुछ बेच दो मेरे को, मैं सब कुछ खरीद लेगी, मेरे पे बहुत पैसा है। मैंने बोला ठीक है मैडम खरीद लो। तो मैडम ने बोला सामान तो मेरा वहीं पड़ा रहने दो वेयर हाउस में, मैं वहीं से बेच दूंगी धीरे धीरे करके, आप बस मेरे को उसका ऑनर बना दो, आप मेरे को उसका पोजीशन दे दो। समझ में आ रहा है आपको? आप मेरे को ये बोल दो, वेयर हाउस, इसको बोल दो जो वेयर हाउस कीपर है, मान लो मिस्टर एक्स है, इसको बोल दो कि अब कल से इस सामान की ओनर कौन है? मिस इशिका। कौन है? मिस इशिका। तो मैं वेयर हाउस कीपर को बोलूंगा भाई मैंने ये सारा सामान बेच दिया है, और तू अपने पेपर में चेंज कर ले, कल से इसकी ओनर कौन है? मिस इशिका। उसका पेपर ये रे, मैंने सारा सामान ट्रांसफर कर दिया। तो वेयर हाउस कीपर क्या करेगा? अब बस वो क्या करेगा, यहां से ए का नाम काट के किसका नाम लिख देगा अपने पेपर में? बोलो। मिस इशिका का। अब बताना, गुड्स देखो वहीं का वहीं पड़ा है, सामान वहीं का वहीं पड़ा है, लेकिन पोजीशन ट्रांसफर हो गया। बोलो, पोजीशन ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? क्या अब मैं जाऊंगा तो मेरे को वो उठाने देगा सामान? वेयर हाउस कीपर बोलेगा सर आपने तो बेच दिया है, अब इसकी ओनर कौन है? इशिका मैडम है, तो जब तक इशिका मैडम नहीं आएगी मैं ये किसी को छूने नहीं दूंगा। तो इस डिलीवरी को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ में आया? सामान वहीं रखा हुआ है, लेकिन जो सामान की रखवाली कर रहा है, हमने उसके रिकॉर्ड में नाम चेंज करवा दिया और ये बोल दिया कि हम अब इसके ओनर नहीं है, इसकी ओनर इशिका मैडम है। क्लियर है या नहीं है? आ जाओ पढ़ के देखो। कह रहा है डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। हमने उसको एक्नॉलेज करवाया। अरे बोलो, हमने वेयर हाउस कीपर को एक्नॉलेज करवाया ना कि भैया अब मैं ओनर नहीं हूँ, ओनर कौन है? इशिका। वो इशिका मैडम को फोन करेगा कि मैडम आपके नाम पे ऐसे ऐसे पेपर ट्रांसफर हुए हैं, आप ही ओनर हो। वो बोलेगी हाँ, वहां से अप्रूवल मार देगी और वो वहां से नाम चेंज करके अब ओनर इनको बना देगा। अब ओनर किसको बना देगा? समझ में आया नहीं आया? देखो, व्हेन ए वेयर हाउस मैन holding the goods of A agree to hold them on behalf of B at A's request। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आया? तो आपको बताओ तीनों तरह की डिलीवरी क्या समझ में आई या नहीं? हाँ, तीनों तरह की डिलीवरी समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? आगे चलें, आगे आइए। अब बेटा
इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, यहाँ पे बॉक्स छोड़े हुए हैं, आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क करना है, मैं बता दूंगा आपको। अब एक कंसेप्ट आ रहा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ये दोनों चीजों में आपको डिफरेंस पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, दो वर्ड हैं, लिख दूं यहाँ पे, सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स वर्सेस डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इन दोनों में मेरे को आपको डिफरेंस पढ़ाना है, फिर मोर और लेस हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक दो चीजें बचेंगी, वो बुक से हमें करनी है, जैसे डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, तो वो तो सीख जाओगे, बेलमेंट भी बताया ही हुआ है मैंने, है ना। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज, हायर परचेज की कहानी मैं आपको समझा दूंगा और फिर डिफरेंस हम पढ़ लेंगे। चलें आगे, आइए। डॉक्यूमेंट ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इस पे ध्यान देना है। कहानी बनाऊं? तैयार हो? सुनना बेटा, आप कभी मेट्रो गए हो? हाँ सर, जाते ही रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक दीदी तो मेट्रो से परेशान है, बोल लिए रोज मेट्रो से आना जाना पड़ता है सर, मेरा कोचिंग वहां करवा दो या घर यहाँ करवा दो। सुनना, मेट्रो के पास पार्किंग देखी होगी आपने, क्या देखी होगी आपने? पार्किंग। यहाँ पे बेटा मैंने ना, गाड़ी जैसी बनेगी वैसी गाड़ी में बैठ जाना, मुझसे कुछ बोलना मत। मैंने वहां पे गाड़ी खड़ी कर दी, स्टीयरिंग बना दिया, मैंने वहां पे गाड़ी खड़ी कर दी, कहाँ पे? पार्किंग में। पार्किंग वाला कुछ देगा मेरे को? गाड़ी खड़ी करूंगा तो वहां पे नहीं, कुछ नहीं देगा। अबे जो तू सोच रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा सर कुछ नहीं देता वो तो मेरे को। पार्किंग वाला कुछ देगा जब गाड़ी खड़ी करके आओगे, स्लिप देगा पार्किंग की। कह रहे नहीं सर हमें तो कुछ नहीं देता वो, हम तो उसे घूर घूर के देखते हैं। उज्जवल आ रहे, क्या देगा पार्किंग वाला? स्लिप देगा। सुनिएगा आप, वो स्लिप आपके पास आ गई, चाबी आपके पास रहे या पार्किंग वाले के पास रहे वो अलग इशू है, किसी के पास भी रख सकते हैं। कई बार अंदर लगवाता है तो वो अपने पास रख लेता है, कई बार वो बाहर की तरफ लगवाता है तो वो कहता है आप ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई गाड़ी दूसरी नहीं आएगी। डन। अब स्लिप आपके पास आ गई, क्या वो स्लिप आप मेरे को दोगे और चाबी दे दोगे तो मैं गाड़ी लेके आ सकता हूँ? बताओ, क्या वहां से मैं गाड़ी लेके आ सकता हूँ? अगर आपने मेरे को वो स्लिप दे दी, गाड़ी कृष्णा की थी, कृष्णा ने वहां पार्किंग में लगाई थी, स्लिप कृष्णा लेके आ गया और बोल रहा है कि सर आप मेरी स्लिप ले जाओ और चाबी ले जाओ, आप गाड़ी निकाल के ले आओ पार्किंग में से, तो क्या मैं ला सकता हूँ? आराम से ला सकता हूँ, वो तो बस स्लिप ही चेक करेगा, उसे तो यही चेक करना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये जो उसने वो स्लिप देखेगा और मैं वहां से गाड़ी लेके आ जाऊंगा, तो वहां पे जो स्लिप है वो कैसे काम कर रही है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह। किसकी तरह? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह। वो जो स्लिप है वो ये नहीं बोल रही कि मैं उसका ऑनर हूं, लेकिन वो ये बोल रही है कि अगर इसके पास स्लिप है तो अभी का जो पोजीशन है वो इसको दे दो, अभी का जो पोजीशन है वो इसको दे दो और ये गाड़ी निकाल के ला सकता है। क्या मैं उसका ऑनर बन गया? नहीं। लेकिन अब मैं बात करूं गाड़ी की आरसी की, अब मैं बात करूं गाड़ी की आरसी की। अब सुनना, कहानी थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। अब गाड़ी किसकी थी? कृष्णा भैया की, उस पे आरसी होगी। आरसी समझते हो? गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड है। तो उस पे नाम किसका था? कृष्णा का। मैंने बोला भाई मैं ना कहीं घूमने जा रहा हूँ, मनाली वनाली, तू अपनी गाड़ी दे दे। और पुलिस वाले कभी कभी आरसी भी चेक करते हैं कि ऑनर हो आप, चुरा के नहीं लाए, इस चीज को चेक करने के लिए वो आरसी देखते हैं। तो इसने मेरे को आरसी भी दे दी। क्या वो आरसी मेरे पास सिर्फ आने से मैं उसका ऑनर बन गया? बताओ, क्या वो जो आरसी है क्या मैं उससे उसका ऑनर बन गया गाड़ी का? नहीं। तो आरसी क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। वो ये बताती है, आरसी ये बताती है कि इस गुड्स का ऑनर जिसका नाम इस पे लिखा है वो है। अगर वो आरसी किसी को भी मिल जाए, क्या वो उसका ऑनर बन जाएगा? नहीं। लेकिन क्या वो पर्ची किसी को भी मिल जाए तो गाड़ी वहां से निकाल के ले आएगा? हाँ ले आएगा। तो जो पार्किंग की पर्ची है वो क्या है?
वो क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जिससे आप नॉर्मली पोजीशन ले सकते हो। जिसके पास भी वो पर्ची होगी वो जाके वहां से सामान उठा लेगा। समझ में आया? और आरसी क्या है बच्चे? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, जो सिर्फ ये बताता है कि ये जिसका नाम इस पेपर पे लिखा है वो इसका ट्रू ऑनर है। समझ में आया? वो क्या आरसी किसी के भी पास आने से वो उसका ऑनर बन जाएगा? क्या वो पोजीशन में ले लेगा अपने गुड्स को? मान लो मुझसे खो जाती है और किसी थर्ड पर्सन को मिल जाती है, क्या वो बोल सकता है उससे कि लाओ अब गाड़ी दो, आरसी मेरे पास आ गई? नहीं। लेकिन पार्किंग की पर्ची से वो जाके वहां पे क्लेम कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको दोनों में फर्क? तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज द प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? उससे आपको सिर्फ पोजीशन मिल जाएगा टेम्परेरी। समझ में आया नहीं आया? पढ़ा दूं अब? क्लियर है? पक्का पक्का पक्का? चलें, आइए देखो पहले क्या पढ़ा रहा हूं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ये क्या था हमारे वाले एग्जांपल में? पार्किंग की स्लिप। क्लियर है? क्लियर है? आप कंफ्यूज हो गए इसमें, इसलिए बार बार मैं पूछ रहा हूं क्लियर है या नहीं। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का प्रूफ, जैसे कि आरसी। अभी क्या पढ़ रहे हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। कह रहा है ये डॉक्यूमेंट अमाउंट टू ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ओनली वेयर इट शोज द अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू डिलीवर द गुड्स। उस पे एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग लिखी हुई है कि जो भी ये पर्ची दिखाएगा हम उसको डिलीवरी दे देंगे। समझ में आया? ऐसे रेलवे रिसीट भी होती है। रेलवे रिसीट समझते हो आप? मैंने मान लो यहाँ से कोई सामान भेजा और आप पटना में हो। आप कहाँ पे हो? पटना में। मैंने सामान कहाँ से भेजा? दिल्ली से। तो मेरे को यहाँ से एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप मैं आपको भेज दूंगा कि ये स्लिप लेके वहाँ भेज देना रेलवे वालों के पास। वो अपने जो भी उनका गुड्स कैरेज का डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे वो दिखाना आप, और वो आपको माल दे देंगे। तो रेलवे रिसीट भी पार्किंग की पर्ची की तरह काम कर रही है। जिसके पास आ गई उसको वो पकड़ा देगा। तो इससे क्या हो रहा है देखना, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसपे एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, क्या करने की? डिलीवर करने की गुड्स को। किसको? टू द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑनर नहीं लिखा, क्या लिखा है? टू द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो वो पर्ची जिसके पास आ जाएगी वो होल्डर। समझ में आ रहा है? वो पर्ची जिसके पास आ जाएगी वो कौन बन जाएगा? होल्डर। वो जाके वहां से गुड्स को क्लेम कर सकता है। एंड कह रहा है एंड इंक्लूड्स, ये सब बेटा उसके एग्जाम्पल है। जैसे मैंने पार्किंग की पर्ची का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही ये सब एग्जाम्पल है। एक मैंने रेलवे रिसीट का भी दे दिया, एक ई वे बिल आप समझ सकते हो। सुनना, अब मैंने ना यहाँ पे जगह छोड़ी है। मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी है कि आप ये चीजें सर्च मारो और इनको एक बार ही पढ़ो कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, डॉक वारंट क्या होता है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट क्या होता है। ये सब क्या है? ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। यानी ये एक तरह की पर्ची है जिससे आप वहां से जाके सामान निकाल सकते हो। मैं बता देता हूँ, देखो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? जब आप माल बाहर से मंगवाते हो ना, तो वो कस्टम वालों के पास आता है सबसे पहले। तो कस्टम से क्लियरेंस करानी पड़ती है। तो कस्टम से क्लियरेंस कराने के लिए एक पर्ची बनती है, उसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग आप वहां पे दिखाओगे तो आपको माल मिल जाएगा। समझ में आया? अगला क्या है? डॉक वारंट। डॉक वारंट भी शिपमेंट से जब माल आता है तो उसका एक डॉक वारंट मिलता है। डॉक वारंट आप वहां पे दिखाओगे तो जिसकी शिप में वो माल आया है, वो उस शिप का जो कैप्टन होगा उसने एक बंदा रख रखा होगा, मैनेजर। उस मैनेजर से आप जाके सामान क्लेम कर सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे ये सिर्फ पर्चियां हैं भाई। अलग अलग टेक्निकल वर्ड इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट की पर्चियां हैं। क्लियर है या नहीं है? नहीं सर कुछ नहीं आ रहा। आ रहा है? अगला सुनिएगा, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। वही है, मैंने क्या बोला था? वेयर हाउस में माल पड़ा था, मैंने दीदी का नाम कर दिया था, तो दीदी को एक सर्टिफिकेट इशू हो गया होगा कि आज से आप ओनर हो। वो सर्टिफिकेट दीदी किसी को भी भेज दे, वो दे देगा सामान। क्लियर है? आ गया ये। रेलवे रिसीट का तो मैंने बता ही दिया, यहाँ से माल भेज रहा हूँ तो एक रिसीट कटती है, वो रिसीट मैं आपको दे दूंगा, आप क्लेम कर सकते हो। सही है? ई वे बिल आपको पता ही है, नहीं पता? लेटेस्ट है ये तो। जीएसटी के अंदर अगर कोई भी माल आपको इधर से उधर भेजना है, तो जो वो गुड्स कैरेजेस वाला जो सामान लेके जा रहा है उसके लिए एक ई वे बिल देना पड़ता है हमें। ई वे बिल ये प्रूफ होता है कि ये जो सामान है यहाँ से उठ के यहाँ पे जा रहा है। ठीक है? तो जो भी सामान लेके जा रहा है उसके हाथ में ई वे बिल होना चाहिए। वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। आया या नहीं आया? अब सुनना, यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, पढ़ा दूं? डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया? हाँ? नहीं आया? देख लो अब। कह रहा है ए शेयर सर्टिफिकेट इज ए डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बट नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। पहले इतना समझ लो, क्या कह रहा है? एक जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है, बट वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता। उज्जवल समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? एक जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है?
डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता। यानी सुनना, आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे 100 शेयर, तो आपको वहां से शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। शेयर सर्टिफिकेट क्या बोलेगा? शेयर सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा होगा और शेयर सर्टिफिकेट से ये पता चल जाएगा कि आप इन 100 शेयर के ओनर हो। क्या वो शेयर सर्टिफिकेट कोई और जाके वहां पे क्लेम कर सकता है कि मैं ओनर हूं? नहीं, तो वो तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप हो गया। और जो प्रूफ ऑफ ओनरशिप होता है वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता। समझ में आया? तो इसलिए कह रहा है जो शेयर सर्टिफिकेट है वो क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। क्लियर कर पा रहे हो? चलें आगे, आइए। इट इज मेयरली, सुनना, it merely shows that the person named in the share certificate is entitled to the share represented by it। जैसे मैंने बोला 100 शेयर, जिसका नाम उसमें लिखा है उसका मतलब यह है कि वो उन 100 शेयर का मालिक है। आगे आइए। It does not allow that a person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement on the back of the certificate। क्या मैं सर्टिफिकेट के पीछे लिख दूं कि मैं तेरे नाम कर रहा हूं, हो जाएगा उसके नाम? नहीं होगा, क्योंकि उसका एक तरीका है, मेरे को कंपनी के पास अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे शेयर इसको भेज दो, एंड द डिलीवरी ऑफ द सर्टिफिकेट। किसी को मैं अगर वो सर्टिफिकेट पकड़ा दूं तो क्या वो ओनर हो जाएगा उसका? नहीं, ऑनर तो मैं ही रहूंगा, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट पे किसका नाम है? मेरा। क्लियर है या नहीं है? तो ये जो स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ पे आप एक शेयर सर्टिफिकेट की फोटो चिपकाओगे। हाँ हाँ, सुन लीजिएगा। और यहाँ पे आप इन सब की फोटो निकाल निकाल के चिपकाओगे। अब आप बोलोगे सर हम पे तो नोट है नहीं, हम कैसे चिपकाएंगे? तो आप डाउनलोड कर लोगे और उनको पढ़ के देखोगे एक बारी। ये नेट पे मारोगे तो आपको पर्चियां मिल जाएंगी। चलें आगे, आया इतना? कौन से वाले? कॉन्ट्रैक्ट के देने वाला हूँ, आज कल में मिल जाएंगे वो। संडे की प्लानिंग थी लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई, काम होते हैं कुछ कुछ घर के भी, है ना, लेकिन मिल जाएंगे, चिंता ना करें। चले, अब बस 2 कंसेप्ट और ये छोटे छोटे से, और फिर हम पहुंचेंगे बुक पे और खत्म कर देंगे। डिफरेंस पढ़ाने हैं ना, 3 चीजों में डिफरेंस पढ़ाने हैं बस, छोटा सा है बिल्कुल। आ जाओ आ जाओ, पहले आ जाओ। कह रहा है मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, बताना। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? अरे सिंपली पूछ रहा है एजेंट कौन होता है। तो एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। एजेंट वो होता है जिसको प्रिंसिपल ने एक अथॉरिटी दे दी, एक ड्यूटी डिसाइड कर दी, उसके तहत आपको काम करना है। सिंपल है। जो एजेंट होता है वो एजेंट हमेशा अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, तो प्रिंसिपल उसकी ड्यूटी असाइन करेगा, उसके बिहाफ पे एजेंट को वर्क करना होगा। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब बिजनेस का एजेंट, यानी जो हमारा बिजनेस है उसके लिए हमने एक एजेंट को हायर कर लिया। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। पढ़ लें, पढ़ के देख लें कैसा है, देखो इजी है। कह रहा है एन एजेंट which has the authority either to sell the goods or to consign the goods for the purpose of sale। तो यहाँ पे सेल की बात चलेगी क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, तो वो सेल के रिलेशन में एजेंट की डेफिनेशन दी गई है। क्लियर है नहीं है? हाँ, कह रहा है एक एजेंट जिसके पास अथॉरिटी होती है या तो सेल करने की या कंसाइन करने की गुड्स को फॉर द पर्पज ऑफ सेल, और टू बाय द गुड्स और टू रेज द मनी ऑन द सर्विस ऑफ द गुड्स, और रेज करने के लिए मनी गुड्स के बदले में। समझ में आया? एग्जाम्पल, एक ऑक्शनीर, फैक्टर्स और ब्रोकर। ब्रोकर वगैरह होते हैं, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे ना तो वहां पे ब्रोकर होते हैं जो आपके बिहाफ पे आगे सेल करते हैं और आपके बिहाफ पे चाइना से परचेज भी कर लेते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट अगर सिंपली बोलूं तो क्या है? एक ऐसा बंदा जो हमारे बिहाफ पे सेल कर सकता है या कंसाइन कर सकता है गुड्स को, और या जो हमारे बिहाफ पे जो उसने गुड्स डिलीवर करे हैं उनका पैसा मंगा सकता है। समझ में आया? तो यानी जो सेल का काम है वो एग्जीक्यूट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अस, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो वो मर्केंटाइल एजेंट हो गया। इजी है, समझ में आया? आगे चलिए। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा? प्रॉपर्टी का मतलब डिस्कस कर चुके हैं। 2 तरह की प्रॉपर्टी पड़ी थी, जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। और स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? फोन का है मैडम आपका? स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। आ रहा है या नहीं आ रहा? सिंपल है, देखो। प्रॉपर्टी हियर मींस द ओनरशिप और द जनरल प्रॉपर्टी और द स्पेशल प्रॉपर्टी। सही है? तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में दोनों चीजें शामिल है, जनरल भी स्पेशल भी। लेकिन हम सेल कब मानते हैं? जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है।
क्लियर है नहीं है? हो गया यहाँ तक? एक बारी बुक पे आ जाए, आ जाओ। सुनना सुन बेटा सुनो, अब जो इस चैप्टर में रह गया है वो बस डिफरेंसेस रह गए हैं, वो हम यहाँ से देख लेते हैं, बहुत इजी है। 5 मिनट लगेंगे बस मुश्किल से, घबराइए मत, ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं, मुझे पता है आपको पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, घर वालों ने या आपके दिल ने आपसे बोल दिया कि सीए करो। हाँ सुनना, पहला डिफरेंस क्या है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस, क्या सेल और एग्रीमेंट टू सेल हम डिस्कस कर चुके हैं? हाँ, तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, मैं एक बारी बस आपको गो थ्रू करा रहा हूँ, ठीक है? देखिएगा, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल में इमीडिएट हो जाती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कोई सी भी प्रॉपर्टी, जनरल या स्पेशल, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है नहीं हो जाती? अरे बोलो, सेल में अभी मैंने इसको फोन बेचा था बुला के, तुरंत सेल हो गया था। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल टमाटो वाला, क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तुरंत हो गई थी? टमाटो हुआ ही नहीं है, कहाँ से ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी? गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, फ्यूचर गुड है वो। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिएगा, कह रहा है प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the buyer on the future date or fulfillment of some condition। यही पढ़ा था एटीएस में, याद है? एटीएस कब सेल बनता है? तो दो चीजें दी, एटीएस कब सेल बनता है, दो चीजें दी, या तो वो टाइम पूरा हो जाए या फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन हो जाए। याद है नहीं है? आइएगा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है, पैसा लिया, सामान दिया, सेल खत्म। लेकिन ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी, फ्यूचर में होगा। क्लियर है? अगला कह रहा है रेमडीज फॉर द ब्रीच, अगर भैया कोई ब्रीच करता है तो क्या रेमडी है हमारे पास, क्या हमारे पास उपचार है उसके? ब्रीच के केस में देखना, कह रहा है सेलर कैन sue the buyer for the price of the goods because of the passing of the property therein to the buyer। सुनना, यहाँ पे हमने सामान अभी उज्जवल को बेच दिया था, अब जो सामान है वो बायर के पास आ चुका है। सामान किसके पास? बायर के पास आ चुका है। हो सकता है बायर ने कंज्यूम भी कर लिया हो, किसी और को पकड़ा दिया हो आगे, तो जो सेलर है वो क्या करेगा? सूट फाइल करेगा, किसके लिए? प्राइस के लिए, गुड्स के लिए नहीं, समझ में आया? प्राइस के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? सामान पहुंच गया क्या एटीएस में? अभी तो एग्रीमेंट हुआ है, सामान तो नहीं पहुंचा। ध्यान से सुनना आप, कह रहा है द एग्रीड पार्टी कैन sue फॉर द डैमेज ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस। क्या प्राइस मांग ले? जब सामान ही नहीं पहुंचा, बीच में ही ब्रीच हो गया, वो कह रहा है नहीं मुझे नहीं लेना, दीदी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था मुझसे, और बाद में दीदी का जो फंक्शन था जहाँ पे 300 किलो के टमाटो चाहिए थे वो कैंसिल हो गया फंक्शन, दीदी बोलिए नहीं चाहिए अब मेरे को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ डैमेज, क्या मैं 300 किलो का पैसा मांगू? पूरा सामान ही नहीं दिया मैंने, तो मैं डैमेज मांगूंगा। अनलेस द प्राइस वाज पेबल एट द स्टेटेड रेट, तब तक जब तक प्राइस पेबल ना हो। तो प्राइस पेबल तो तभी होगा जब सामान पहुंचा दूंगा, तो मैं इसमें नॉर्मली क्या मांगूंगा? डैमेज। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे किसके लिए सूट फाइल करूंगा? प्राइस के लिए। आगे चले, लायबिलिटी ऑफ द पार्टी, कह रहा है अगर कोई सब्सीक्वेंट लॉस होता है। सुनना, मैंने अभी इसको फोन भेज दिया था, कहाँ गया फोन? उसके पास है। ऑनर कौन है? अब भेज दिया मैंने, ऑनर कौन है? उज्जवल, ऑनर वो बन गया। तो अगर अभी फोन वहां से पंखा गिरे और फोन टूट जाए, किसका नुकसान? उज्जवल या मेरा? मैंने तो भेज दिया, पैसा मेरे पास आ गया। समझ में आ रहा है? देखो, कह रहा है अगर कोई सब्सीक्वेंट लॉस होगा या कोई डिस्ट्रक्शन होगा ऑफ द गुड्स, तो लायबिलिटी किसकी है? बायर की। बायर कौन? हमारे केस में बायर कौन? उज्जवल। क्लियर है? पक्का? लेकिन यहाँ पे तो सामान पहुंचा ही नहीं। मैंने भैया सुनना, टमाटो उगाए थे दीदी के लिए, वहां पे भूकंप आ गया या कोई सांड घुस गया उसमें, उसने सारा खेती बर्बाद कर दी, तो बताओ लॉस किसका? दीदी का? मेरे को तो कहीं ना कहीं से लाके देना पड़ेगा टमाटो, तो लॉस किसका हुआ? वो जो हुआ मेरा। देखो, कह रहा है सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लायबिलिटी ऑफ सेलर। क्लियर है नहीं है? क्लियर है या नहीं है? आगे चले, आगे देखो, बर्डन ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क किसका होता है? बेटा आपको ये बात पता होगी कि जो रिस्क होता है वो हमेशा फॉलो करता है ओनरशिप को। रिस्क क्या होता है? हमेशा फॉलो करता है ओनरशिप को। आप सुनो, आप घूमने जा रहे हो और गाड़ी आपके किसी दोस्त की है, तो रिस्क तो उसका ही है। और मान लो रास्ते में उसने आपको बेच दी, रास्ते में आप मूर्थल घूमने जा रहे थे, आप जैसे एक फ्लाईओवर पे पहुंचे, फ्लाईओवर पार करते उसने बोला भाई मेरा मन नहीं कर रहा, ये गाड़ी तू खरीद ले। गाड़ी के अंदर ही सौदा हो गया और गाड़ी आपकी हो गई। पहले वो गाड़ी आपके दोस्त की थी, उस फ्लाईओवर तक किसका रिस्क था? उस दोस्त का। लेकिन अब गाड़ी आपकी हो गई, अब आप ध्यान से चलाओगे, पता है क्यों?
क्योंकि आप ओनर बन गए हो। अब समझ में आ रहा है आपको, आप ओनर बन गए हो और ओनरशिप के साथ रिस्क चलता है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? तो ओनरशिप के साथ रिस्क चलता है। अब गाड़ी आपकी हो गई है तो आप उसको संभाल के चलाओगे। अब अगर गाड़ी टूटती है, फूटती है, कुछ होता है, तो रिस्क किसका? बायर का, जिसने खरीद लिया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो कह रहा है रिस्क ऑफ द लॉस इज दैट ऑफ द बायर सिंस द रिस्क फॉलो ओनरशिप। बात समझ में आई? अगला देखिएगा, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ सेलर। क्या अभी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई टमाटर वाले केस में? नहीं, तो रिस्क किसका? सेलर का, अभी बेच ही नहीं पाया। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे आ जाओ। नेचर ऑफ राइट क्या होता है? ये बेटा मैं समझा देता हूं, लेकिन ये आगे भी पढ़ेंगे। ये क्रिएट करता है जस्ट इन रेम, और ये क्या क्रिएट करता है? जस्ट इन पर्सन नेम। इसका मतलब क्या होता है? सर ये नई गाली आ गई, एक और लैटिन वर्ड है, सुनना। ये राइट अगेंस्ट दी पर्सन देता है आपको। ये क्या देता है? राइट अगेंस्ट, लिख लेना अपनी बुक में, पर्सन। कहने का मतलब है दीदी अगर गुड्स में नहीं दे पाता, दीदी को टमाटर वमाटर सब खराब हो जाते हैं, तो दीदी का राइट मेरे अगेंस्ट ही तो आया या गुड्स के अगेंस्ट आया? नहीं, दीदी किससे क्लेम करेगी? मुझसे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है, सुनना। और ये देता है राइट अगेंस्ट दी, राइट अगेंस्ट दी गुड्स। अब हम जो पैसा क्लेम कर रहे हैं बायर से, वो किस लिए कर रहे हैं? गुड्स के अगेंस्ट। समझ में आ रहा है आपको? हम जो पैसा क्लेम कर रहे हैं बायर से, हमने गुड्स दे दिया, तो जो मेरा राइट क्रिएट हुआ वो अगेंस्ट गुड्स हुआ है। आ रहा है या नहीं आ रहा? जो मेरा पैसे लेने का राइट क्रिएट हुआ है वो अगेंस्ट गुड्स हुआ है। लेकिन राइट अगेंस्ट दी पर्सन क्या मेरा गुड्स की वजह से हुआ है? नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइट क्रिएट हुआ है। क्योंकि दीदी के बीच और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सर आप टमाटर दोगे, टमाटर वमाटर जाने दो, लेकिन ये मेरा राइट है कि आप ब्रीच नहीं कर सकते। तो ये राइट अगेंस्ट पर्सन है। समझ में आया? और ये राइट अगेंस्ट गुड्स है सेल के केस में। सेल के केस में राइट अगेंस्ट गुड्स होता है, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में, एटीएस के केस में राइट अगेंस्ट पर्सन होता है। गुड्स तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। आया नहीं आया समझ में? आगे आ जाओ। राइट टू रीसेल किस में आ जाएगा? क्या दीदी टमाटर बेच सकती है? अभी तो आया ही नहीं उसके पास, एटीएस ही हुआ है अभी। क्या उज्जवल फोन बेच सकता है आगे? हाँ बेच सकता है, तो इसमें राइट टू रीसेल आ जाएगा सेल के केस में। बोलो, बायर के पास। लेकिन यहाँ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, कह रहा था सेलर कैन नॉट रीसेल दी गुड्स। क्या मैं बेच सकता हूँ वाला गुड्स? अब मैंने तो उसको बेच दिया, पहुंच भी गया उसके पास, कहां से बेच दूंगा? लेकिन एटीएस के केस में क्या मैं टमाटर और किसी को बेच सकता हूँ? हाँ बेच सकता हूँ, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। दीदी से अच्छा कोई रेट दे देगा, दीदी को मैं डैमेज पे कर दूंगा, कोई बात नहीं, अच्छा रेट मिल रहा है मेरे को बाहर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो कह रहा था सेलर में सेल द गुड्स सिंस द ओनरशिप इज विद द सेलर। क्लियर है? अभी ओनरशिप मेरे पास है तो मैं सेल कर सकता हूँ। इसको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो। बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? उज्जवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उज्जवल बेच सकता है, हाँ तो आप बोलोगे यहाँ बेच सकता है, लेकिन यहाँ पे उज्जवल नहीं बेच सकता। मतलब दीदी, परी दीदी नहीं बेच सकती, क्यों? टमाटर आए नहीं है दीदी के पास, ओनरशिप ही नहीं आई। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है? तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख सकते हो, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। यहाँ पे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। चले आगे देखो, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर क्या होगा? अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने इसको सामान बेचा, अभी पैसा नहीं आया वहां से, सामान चला गया, सामान चला गया, फोन चला गया, पैसा नहीं आया, और मैं इंसॉल्वेंट हो गया। मेरा एक ऑफिशियल असाइनी आएगा, लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा जब मैं इंसॉल्वेंट होऊंगा, तो एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होता है कोर्ट से, वो क्या करेगा? मेरी सारी एसेट से पैसा रियलाइज करने की कोशिश करेगा। आ रहा है, नहीं आ रहा? तो वो उस भाई से क्या बोलेगा? पैसे दे दो। समझ में आ रहा है? लेकिन दीदी, परी दीदी वाले केस में क्या करेगा? वो टमाटर बेच देगा बाहर, या दीदी को ही बेच देगा। समझ में आ रहा है? देखो कह रहा था ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स। क्या मेरा ऑफिशियल असाइनी उससे आके फोन वापस मांग सकता है? नहीं, क्योंकि सेल तो हो गई है। वो क्या बोलेगा? वो बस पैसा मांग सकता है, बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम दी बायर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ऑफिशियल असाइनी क्या आके उससे गुड्स छीन लेगा कि ये तो उसका गुड्स है, वो इंसॉल्वेंट हो गया? नहीं, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सेल हो चुकी है, माल उसके पास जा चुका है, वो आके बस उससे पैसा रिकवर कर सकता है। अगर पैसा भी दे दिया होगा तो वो कुछ भी नहीं बोल सकता उसको। लेकिन यहाँ पे कह रहा है
द ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। यहाँ पे वो टमाटर के ऊपर हक जमा लेगा अपना, अब वो देखेगा दीदी को बेचे या बाहर बेचे, कहाँ बेचे, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? आगे आ जाओ। कह रहा है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बताना। हाँ सुनना, पहले वाले में मैं इंसॉल्वेंट हुआ था, अब मैंने उसको गुड दे दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या मैं उससे गुड वापस ले लूं? सेल हो चुकी है, मैं तो पैसा मांगूंगा, उसका ऑफिशियल असाइनी मेरे को आके पैसा देगा प्रोपोर्शनेट जितना भी बेच के निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है द ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर दी गुड्स। बायर की बात हो रही है, बायर के पास गुड्स पहुंच गया, तो बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर का ऑफिशियल असाइनी आके किसके ऊपर कंट्रोल कर लेगा? गुड्स के ऊपर। समझ में आया? और दीदी वाले केस में अगर दीदी इंसॉल्वेंट हो गई तो बताना, उसका गुड्स पे कोई कंट्रोल है? टमाटर वाले केस में गुड्स पहुंचा ही नहीं उसके पास, सिंपल है। देखो द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दी गुड्स। सारे पॉइंट क्लियर है? सारे के सारे लिख दोगे? सुनना आप मेरी बात, अगर आपके पेपर में आता है, कितने पॉइंट है ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर ये 5 मार्क्स या 6 मार्क का आएगा, सारे पॉइंट लिखने हैं। सही है? अगर वहां पे क्वेश्चन में ही लिखा है कि एनी 2 एनी 3 एनी 4, तब उतने ही लिखने हैं। अगर नहीं लिखा, आपको सारे लिखने हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। ज्यादा मार्क का आएगा, हमेशा सारे लिखने हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे बच्चे। इजी क्वेश्चन में हमेशा आधे मार्क का पॉइंट होता है, ये जो 1 पॉइंट है आधे मार्क का है, तो ऑलमोस्ट 4 या 5 नंबर का आएगा और सारे पॉइंट लिखने होंगे। चलें आगे, आ जाओ। अब आ रहा है, पहले ये पढ़ा देता हूँ छोटा वाला। अरे नहीं, सुन लो, पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है यार, 2 मिनट दो बस, खत्म हो रहा है। मेरे को बताओ सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है? टेम्परेरी पोजीशन देते हैं, क्या ओनरशिप दे देता हूं उसको? सिंपल है। सेल में ओनरशिप दे देते हैं, बेलमेंट क्या कंसिडरेशन के लिए भी हो सकता है, बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है। मैं, आप मेरे यार बच्चे हो, मैंने बोल दिया बच्चों ये बुक संभाल के रख लो, बेलमेंट हो गया वो। तो जरूरी है कंसिडरेशन हो? नहीं भी हो। और भी बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। समझ में आ गया? पढ़ ले यहाँ से, बिल्कुल आसान है। देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल के अंदर पढ़ रहे हैं, कह रहा है प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ, बात हुई थी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। क्लियर है? यहाँ पे देखो बेलमेंट में देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बेलर टू बेली, बेलन वेलन देख लेना अपना, फॉर एनी ऑफ द रीजन लाइक सेफ कस्टडी कैरेज इटीसी, सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। आगे चले, देखो रिटर्न ऑफ गुड्स, क्या सेल में रिटर्न मांगोगे? देखो द रिटर्न ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल, लेकिन बेली के केस में तो वापस मांगोगे ही, क्योंकि कुछ दिनों के लिए रखने के लिए देते हो। देख लो, द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वाज मेड। मैं भैया कनाडा घूमने गया था, मैंने आपको दे दिया, कनाडा से आके वापस मांगूंगा नहीं मांगूंगा? या आपको दे दूंगा हमेशा के लिए? कोई भी चीज, घड़ी वड़ी, कोई भी सामान, कुत्ता उत्ता, आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? आइए आगे, कंसिडरेशन यहाँ पे जरूरी है, द कंसिडरेशन इज द प्राइस इन द इन टर्म ऑफ मनी, होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या कंसिडरेशन जरूरी होता है? देख लो, कंसिडरेशन में भी ग्रेटिटियस और नॉन ग्रेटिटियस। तो ऐसा भी हो सकता है आप कुछ पैसे चार्ज करो बेलमेंट के, ऐसा भी हो सकता है आप फ्री में करो। समझ में आया? आगे चले, लास्ट, बस आज का लास्ट, सेल और हायर परचेज। हायर परचेज वर्ड आपने पहले सुना है? क्या हायर परचेज वर्ड आपने पहले सुना है? मेरे को बता दो। हाँ, नहीं सुना कभी भी नहीं? आपके अकाउंट में नहीं है हायर परचेज? चलो आप पढ़ोगे, शायद आप वहां पे पढ़ोगे आईपीसीसी में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बस उससे क्लियर हो जाएगा। सुनना, सेल तो बताने की जरूरत है नहीं। हायर परचेज का मतलब होता है बेटा, मान लो मेरे पास एक ट्रक है, क्या है वो, आ रही है ना, मैं निकला गड्ढे लेके, इसलिए ट्रक याद आया मेरे को। कल आया भी था सन्नी देवल आपके यहाँ, देखा आप लोगों ने? हैबिटेट में आया था, गए नहीं आप लोग? इंटरेस्ट नहीं है ना, सन्नी देवल में बुढ़ा हो गया ना। सुनो, अब मेरे पास एक ट्रक है, ट्रक मैंने आपको दे दिया। ये बेटा एक सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हो, अपने सामान को बेच सकते हो, अपने सामान को बेच सकते हो। लेकिन इसमें जो
खरीदने का जो राइट होता है ना, वो उस बंदे के पास होता है जिसको मैंने दिया है, सही है, जिसको मैंने हायर पे दिया है सामान। तो मैंने ट्रक दे दिया आपको, और मैंने वो किस पे दिया, हायर परचेज सिस्टम पे। हायर परचेज का मतलब ये हो गया, मैंने आपको ट्रक दे दिया और मैं ना आपसे हायर चार्जेस लूंगा। क्या लूंगा, हायर चार्जेस लूंगा, पर मंथ या पर ईयर के बेसिस पे। डन। आप क्या करोगे, उस ट्रक को आप चलाओगे, यूज करोगे अपने बिजनेस में, और उसके बदले में मेरे को क्या देते रहोगे, पैसे देते रहोगे। लेकिन वो उस पैसे का जो कैलकुलेशन होगा इस हिसाब से रखा जाएगा कि उसकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, अंतिम जो इंस्टॉलमेंट होगी, उस पे आपको एक राइट दूंगा मैं कि आप चाहे तो इसको खरीद भी सकते हो। आप समझ में आया, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आपके पास एक राइट आ जाएगा कि सर मैं इसे पूरा खरीद लूं और मैं लास्ट में आपको इतने पैसे दे दूंगी, मैं पूरा खरीद रही हूं। डन। लेकिन वो राइट कब कब जिंदा होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो आप उसे खरीद लो, या आप उसे वापस दे दो, या आप उसे वापस दे दो। उसे बोलते हैं राइट टू रिपोजेस। मेरे पास राइट टू रिपोजेस भी होगा, मैं उसे वापस भी मंगा सकता हूं। समझ में आया, समझ में आया। तो अब जो सेल, सुनिएगा, हायर परचेज में अगर मैं सेल करूंगा तो आप क्या करोगे, राइट एक्सरसाइज करोगे परचेज करने का। अगर आपने राइट एक्सरसाइज कर लिया परचेज करने का, तो उस दिन यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे अगर आपने राइट एक्सरसाइज कर लिया परचेज करने का, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जो हायर परचेज है वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। समझ में आया, आपके पास वो गुड्स आपका हो जाएगा, और मैंने जो पहले आपको स्पेशल प्रॉपर्टी दे रखी थी उसके साथ साथ आपके पास क्या पहुंच जाएगी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, जनरल प्रॉपर्टी भी पहुंच जाएगी। समझ में आया, आप उसके क्या बन जाओगे, ऑनर बन जाओगे। क्लियर है, समझ में आया हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज का मतलब क्या होता है, हायर पे लेना, किसी चीज को हायर पे लेना। हायर का मतलब रेंट पे हम ले लेते हैं और हायर चार्जेस पे करते रहते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हमारे पास एक राइट होता है कि हम या तो उसको खरीद लें या हम उसको वापस दे दें। क्लियर है, रीड कर लें यहां से, आइए। यहां से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है सेल एंड हायर परचेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिजेंबल विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज वेरी क्लोजली, एंड indeed the real object of the contract of hire purchase is the sale of the goods ultimately। ये एक तरीका है अपने सामान को बेचने का, जिसमें सामने वाले के पास, भैया ट्रक की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आप एक साथ पे नहीं कर सकते, तो मैंने आपके लिए इंस्टॉलमेंट बांट दी, और आपको ये भी मैंने बोल दिया कि अगर नहीं खरीद पाओगे वापस दे देना, आप रेंट पे चलाते रहो। समझ में आ रहा है, अगर नहीं खरीद पाओगे वापस दे देना। क्लियर है, और अगर खरीदना चाहते हो तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उस पर एक अमाउंट फिक्स होगी, वो पे करके खरीद लेना। क्लियर है, आ जाओ। तो ये एक सिस्टम है सेल का ही। आगे आइए, कह रहा है हायर परचेज एग्रीमेंट आर गवर्न बाय, भैया इसका स्पेशल एक्ट है हायर परचेज एक्ट 1972। टर्म हायर परचेज एग्रीमेंट मींस द एग्रीमेंट अंडर विच द गुड्स आर लेट ऑन द हायर, हायर पे दे देते हैं, and under which the hirer has an option to purchase them in accordance with the term of the agreement and includes an agreement under which। समझ में आया आपको, हायरर कौन हो आप, मैंने ट्रक दिया आपको तो आप कौन हो, हायरर, आपने वो हायर पे लिया है सामान, तो आपको राइट मिला है कि आप उसको खरीद भी सकते हो। आगे आइए, under which possession of the goods is delivered by the owner thereof to a person on the condition that such person pays the agreed amount in periodical इंस्टॉलमेंट यानी हायर चार्जेस। समझ में आ रहा है, आगे आइए, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी पास टू सच पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट अगर इंस्टॉलमेंट वो पे कर देगा तो प्रॉपर्टी उस दिन पास होगी। कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जनरल या स्पेशल, यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, स्पेशल, जनरल की बात हो रही है, स्पेशल तो उसके पास है ही, पोजीशन तो उसके पास है, तभी तो हायर चार्जेस पे कर रहा है तुम्हें, वरना क्यों करेगा, फ्री में करता रहेगा। तो स्पेशल की बात हो रही है। लास्ट इंस्टॉलमेंट के पे उसके पास राइट होता है कि वो या तो खरीद ले या वो वापस कर दे। अगर उससे काम नहीं होगा, अरे आप ये समझो ना, ट्रक है मेरे को टेम्परेरी बेसिस पे चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं क्यों खरीदूंगा, 5 साल के लिए हायर पे ले लूंगा, चला लूंगा, वापस दे दूंगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में मेरे पे राइट होता है मैं खरीदूं या वापस कर दूं। आगे आ जाओ, such person has a right to terminate the agreement at any time before the property so passes। उस पर्सन के पास, हायरर के पास ये भी राइट होता है कि वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। भैया मैंने ट्रक लिया था, 5 साल सोच के लिया था, 3 साल में मेरा काम खत्म हो गया,
मेरे को नहीं चाहिए ट्रक, मैं वापस कर दूंगा। समझ में आया? फिर हायर चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। आगे आ जाओ। Nonetheless, a sale has to be distinguished from the hire purchase as their legal incidents are quite different। कह रहा है ये एक तरीका है हायर परचेज सेल करने का, लेकिन हायर परचेज और सेल दोनों आपस में अलग अलग हैं, सेम नहीं है। समझ में आया? आ जाओ अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा अब आपको, बहुत इजी है। सुनना, कह रहा है टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, सेल में तो इमीडिएटली हो जाती है, हायर परचेज में कब होती है? अपॉन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। क्लियर है? आगे आ जाओ। पोजीशन ऑफ द पार्टी, कह रहा है द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। सुनना सुनना, हेलो, सेल के केस में बायर बायर ने जो सामान ले लिया, अब वो उसका ओनर बन गया, लेकिन हायर परचेज के केस में मैंने आपको ट्रक दिया, आप ओनर बन गए। आप कौन बने? हायरर। आप कौन बने? हायरर, यानी बेली की तरह काम करेगा वो। कह रहा था पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट ऑफ ए बेली। आप ओनर नहीं बनते, आप बेटा ट्रक को संभाल के रखोगे, अगर कोई उस दौरान कोई लॉस होता है तो वो आपका होगा। समझ में आ रहा है? तो आप बेली बनोगे टिल द पेज दी लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तक आप उसके एक तरह से बेली रहते हो, यानी हायरर रहते हो, आप ओनर नहीं बनते। आगे आइए। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या सेल का टर्मिनेट कर सकते हैं? यार मैंने उसको दे दिया सामान, उसने पैसे दे दिए, आप टर्मिनेट कर देगा? नहीं, नॉर्मली नॉट। कह रहा है द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। लेकिन ये टर्मिनेट कर सकते हैं? हाँ भैया, मेरे को जरूरत नहीं है ट्रक की, मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ। देखो, हायरर में इफ सो लाइक टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स टू इट्स ओनर विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। तो जिस दिन वो टर्मिनेट कर देगा, क्या आगे के हायर चार्जेस देने पड़ेंगे? तो जरूरी नहीं है, आगे के हायर चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, वो बस एक फीस ले लेगा, जैसे प्री क्लोजर पेमेंट होती है। आ रहा है? कई बार आप लोन भी लेते हो तो प्री क्लोज करा देते हो, आप पे ज्यादा पैसा आ गया, आप बोलते हो मेरे को आगे का नहीं भरना, एक साथ खत्म करो। ऐसे ही हायर परचेज केस में आपने क्या बोला, मैंने ट्रक खरीदा था, 5 साल हायर पे लिया था, 5 साल के लिए, 3 साल में मेरा काम खत्म हो गया, आगे 2 सालों के लिए मुझे ट्रक नहीं चाहिए, ट्रक वापस। तो क्या आगे के 2 साल के पैसे देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे। आगे आ जाओ। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ दी बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा बताना? सेलर का रिस्क है, कम पैसा आएगा उसके पास। आया है नहीं आया समझ में? देखो, द सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। लेकिन यहाँ पे देखना, द ओनर टेक्स नो सच रिस्क। क्यों? इंसॉल्वेंट हो गया, मैं अपना ट्रक वापस मंगा लूंगा, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। फॉर इफ द हायरर फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट द ओनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। समझ में आया? भैया आपको मैंने दे रखा था हायर पे, आप इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूंगा? मत दे, मैं अपना ट्रक वापस मंगा लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या वापस मंगा सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे तो मेरे को जो पैसा इंसॉल्वेंसी के केस में लिक्विडेटर देगा वही मिलेगा। आ रहा है नहीं आ रहा? आगे आ जाओ। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ओनरशिप किस में ट्रांसफर होती है? सेल में या हायर परचेज में? सेल में। द बायर कैन पास, सुनना सुनना, आगे बेचने की बात कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब फर्दर सेल करने की, रीसेल करने की बात कर रहा है। मैंने उज्जवल को अभी फोन दिया कि ये आगे बेच सकता है, हाँ सर बेच सकता है, तो ये बायर जो है वो पास कर सकता है एक गुड टाइटल। गुड टाइटल मतलब जैसी ओनरशिप इसके पास है वैसी ही ओनरशिप सामने वाले के पास जाएगी। यानी इसने अगर कोई चोरी का सामान लिया है और आगे दे देगा तो सामने वाला भी चोर समझा जाएगा। अगर इसने पैसे देके खरीदा है तो अगर ये ट्रू ओनर माना जाएगा, तो वो भी पैसे देके खरीद रहा है तो वो भी ट्रू ओनर माना जाएगा। तो इसको बोलते हैं पासिंग ऑफ गुड टाइटल। समझ में आया? सुनना, द बायर कैन पास ए गुड टाइटल टू ए बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। ये गुड टाइटल दे सकता है, आगे बेच सकता है। क्या हायर परचेज के केस में जो आपको ट्रक हायर पे मिला है आप उसे आगे बेच सकते हो? नहीं। सुन लो, द हायर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू ए बोनाफाइड परचेजर। अगर कोई आपसे खरीदने आएगा, आप क्या बोलोगे? अरे भैया मैंने खुद हायर पे लिया हुआ है। आपको अगर खरीदना है ओनर से बात करो, आप आपसे थोड़ी बात होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे आ जाओ। रीसेल कर सकते हो, सेल के केस में रीसेल कर सकते हैं, लेकिन हायर परचेज के केस में रीसेल। आ जाओ। कह रहा है बायर इन द सेल कैन रीसेल द गुड्स, द हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल अनलेस ही हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट। तो जब तक वो खरीदना ले सारी इंस्टॉलमेंट पे करके लास्ट वाली तक, वो रीसेल नहीं कर सकता, लेकिन सेल के केस में रीसेल कर सकते हैं। तो बेटा ये तीनों के तीनों डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आ सकता है, सेल और हायर परचेज में डिफरेंस पूछ सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, सीधा पूछेगा डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, आपको यही टेबल वहां पे चिपका के आनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय।